तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक और खतरनाक और स्पेशल वाली वीडियो जो आपको नंबर दे करके जाएगी पूरे 20 पेपर में। कौन से पेपर में? कॉन्टैक्ट के पेपर में, जिसका कोड है 1005। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन। क्या है लॉन्ग क्वेश्चन, देख लेते हैं। सबसे पहले संविदा कल्प क्या है? क्वेश्चन है संविदा कल्प क्या है, उदाहरणों की सहायता से समझाइए। संविदा सदृश्य गर्भित संविदा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संक्षेप में उन दशाओं का वर्णन कीजिए जिनमें भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत इस सिद्धांत को अपनाया गया है। व्हाट इज कॉन्टेक्ट फिक्शन? Explain with the help of examples. Explain the principles of analogous contact. Implied contact. Briefly describe the cases in which this principles has been adopted under the Contact Act. ठीक है दोस्तों, यह है हमारा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। तो फिर भी शॉर्ट में भी आया तो भी 10 नंबर आपको दे करके जाएगा ही जाएगा। तो एक एक वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविदा कल्प, संविदा कल्प को इंग्लिश में कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम में कहीं भी संविदा कल्प या अर्ध संविदा का या आभास संविदा की परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु विभिन्न विद्वानों ने इसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। देखिए, सबसे पहले सामंड के अनुसार देख लेते हैं। तो सामंड जी कहते हैं कि संविदा कल्प संविदा के विषय के क्षेत्र का काल्पनिक विस्तार होने के कारण ऐसे कर्तव्यों को संकेत करता है जो वास्तव में इनके अंतर्गत नहीं आते। अतः ये तथ्य डिफेक्टो नहीं बल्कि विधित डीजूर संविदाएं होती हैं। तीसरा है विनफील्ड के अनुसार, ऐसे दायित्वों को जिनका वर्णन विधि के किसी अन्य शीर्षक के अंतर्गत नहीं आता, जिसे एक विशेष व्यक्ति पर किसी अन्य विशेष व्यक्ति को कुछ धन देने के कर्तव्य को इस आधार पर आरोपित किया जाता है कि धन की अदा न करने से पहले वाले व्यक्ति को अनुचित लाभ होगा। आगे है, अतः संविदा कल्प एक विशेष प्रकार का संविदा है जो पक्षों के प्रस्ताव और स्वीकृति पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसका निर्माण विशिष्ट परिस्थितियों के कारण न्यायालय द्वारा साम्य इक्विटी के आधार पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जहां किसी व्यक्ति ने दूसरे के लिए कोई कार्य किया हो या कुछ रुपया खर्च किया हो या कोई क्षति उठाई हो, तो वह केवल साम्य इक्विटी के आधार पर उन दोनों के संबंध संविदा द्वारा निर्मित संबंधों के समान ही मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इनसे समझ सकते हैं कि संविदा कल्प क्या है। संविदा कल्प मतलब कि संविदा के ऊपर एक संविदा है, ठीक है। संविदा के ऊपर एक संविदा है, जहां पर जो संविदा है वो कहीं भंग हो जाए, कहीं कुछ कंडीशन उसमें आ जाती है, तो उसके बचाव करने के लिए संविदा कल्प बनाया जाता है। चलिए, संविदा कल्प के आवश्यक तत्वों को हम यहां पर पढ़ लेते हैं। क्या है संविदा कल्प के आवश्यक तत्व? देखिए, संविदा कल्प के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, धनराशि के लिए अधिकार। ऐसा अधिकार सामान्यतः निर्धारित धन लिक्विडेटेड मनी के लिए होता है। दूसरा, अधिकार करार के अंतर्गत न होकर विधि के अंतर्गत होता है। धन के अधिकार का जन्म पक्षों के आपसी करार द्वारा नहीं होता, बल्कि यह विधि द्वारा आरोपित किया जाता है। इसलिए इस विषय में यह अपकृत्य टॉर्ट के समान है, ठीक है। टॉर्ट के समान है, क्षति कहीं पर हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। आगे है, अधिकार विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है। यह अधिकार केवल विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ ही मिलता है तथा अपकृत्य विधि के समान सारे विश्व के खिलाफ प्राप्त नहीं होता। इस संबंध में यह संविदा के समान है। चलिए, तो ये थे आवश्यक तत्व। अब है आगे सादृश्य, संविदा सादृश्य का सिद्धांत, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्योरी है उसको समझते हैं।
भारतीय दंड संहिता की अधिनियम 1872 में संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के समान कुछ संबंध नामक शीर्षक के अंतर्गत धारा 68 से 72 तक उन दशाओं का वर्णन किया गया है जिनके पक्षों के बीच वास्तविक संविदा के न होते हुए भी विधि द्वारा संविदा की कल्पना की जाती है और पक्षों के को संविदा के समान दायित्वों को निभाने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसे संविदा सादृश्य सिद्धांत विधि में निम्नलिखित 5 अवस्थाओं में होते हैं। कौन सी 5 अवस्थाएं हैं वो हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, जहां संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई हो, जहां संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई हो, वेयर नेसेसरी आर सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ ए कॉन्टैक्टिंग। इसका मतलब है कि धारा 68 के अनुसार यदि संविदा करने में किसी अक्षम इनकम्पेटेंट व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको अक्षम व्यक्ति कानूनी रूप से पागल करने के लिए बाध्य है, कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन की आवश्यकताओं के अनुकूल वस्तुओं की पूर्ति करता है तो उसी व्यक्ति को अक्षम व्यक्ति की संपत्ति से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। उदाहरण, एक पागल व्यक्ति यह को उसकी हैसियत के अनुकूल आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, अतः बी की संपत्ति से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। जहां किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से धन अदा किया गया हो जिसके अदा करने में वह रुचिबद्ध हो, वेयर मनी ड्यू बाई ऑथराइज paid by a person in payment of which he is interested। धारा 69 के अनुसार जो उस धन के भुगतान में रुचिबद्ध है जिसके अदा करने के लिए दूसरा व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य है और उसका भुगतान करना चाहता है या फिर भुगतान करता है, वह उस अन्य द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है। ठीक है दोस्तों, उदाहरणार्थ, जमींदार द्वारा पट्टे पर दी गई बंगाल स्थित भूमि को काश्तकार धारण करता है। एज ए काश्तकार मतलब कि कृषक धारण करता है। द्वारा सरकार को देय राजस्व के बकाया रहने के कारण उसकी भूमि बिक्री के लिए घोषित की जाती है। इस बिक्री का परिणाम के पट्टे का राजस्व कानून के अधीन रद्द कर दिया जाएगा। अपने पट्टे को रद्द किए जाने से बचाने के लिए द्वारा देय धनराशि सरकार को अदा करेगा। इस प्रकार दी गई रकम को अपने जमींदार से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। जहां किसी व्यक्ति ने परोपकार की भावना के बिना किसी को कोई लाभ पहुंचाया हो, वेयर ए पर्सन enjoyed the benefits of non-gratuitous एक्ट। धारा 70 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए परोपकार की भावना के बिना ही कोई वैधानिक कार्य करता है या उसे कोई वस्तु देता है तथा वह अन्य व्यक्ति उसे लाभ प्राप्त करा देता है, तो ऐसी स्थिति में लाभ उठाने वाला व्यक्ति किसी संविदा के ना होते हुए भी पहले वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। इट मीन्स उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को के घर पर भूल से छोड़ाता है। उन वस्तुओं को अपनी वस्तुओं के रूप में बरत लेता है। अब जो है उन वस्तुओं को वापस करने के लिए बाध्य है। भाई वो भूल से छोड़ गया है तो तुम्हें क्या करना है, उसकी वस्तु को वापस करना है। ठीक है, ये कानूनी तौर से भी बाध्य है। आगे है चौथा पॉइंट, जहां किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति को कोई वस्तु पाई हो, वेयर द पर्सन हैज फाउंड द गुड्स ऑफ अनदर। धारा 71 के अनुसार उस व्यक्ति का दायित्व उपनिहिति बैली के दायित्व के समान है जो किसी अन्य व्यक्ति की खोई हुई वस्तु को पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में रख लेता है। उदाहरणार्थ, को सड़क पर पड़ी हुई एक सोने की अंगूठी मिलती है।
ए उसे उठा करके अपने पास रख लेता है। ए का दायित्व है कि वह उस अंगूठी को अपने पास उसी प्रकार संभाल कर रखे जैसे कि एक विवेकशील व्यक्ति अपनी कीमती वस्तु को रखता है। उसका यह दायित्व है कि अंगूठी के मालिक की तलाश करे और उसे अंगूठी लौटा दे। मानो कि अंगूठी के स्वामी ने अंगूठी निक्षेप संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंतर्गत दी है। ठीक है, आजकल जमाने में कहाँ हो रहा, आजकल तो मिलते ही पहले गायब कर दे में उसे। ठीक है नहीं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द नियम और रूल ये गलत है। अगर तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है, अगर तुम्हें पता चल गया कि वो खोई हुई चीज़ उसके पास है, तो तुम उसके खिलाफ कानून में क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। ठीक है, दंड है इसके लिए, चोरी कही जाती है ये। अगर तुम दे देते हो ठीक है, नहीं तो चोरी आ जाती है। चोरी किस धारा में है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना ज़रा, क्योंकि मैंने पहले कल ही पढ़ाया है आपको। चलिए जल्दी से बताओ चोरी को किस धारा में लेते हैं हम। देखिए 5वां है, जहां किसी व्यक्ति ने जहां किसी व्यक्ति ने भूल या उत्पीड़न द्वारा किसी व्यक्ति को धन या वस्तु दी हो। वेयर ए पर्सन हैज पेड मनी, वेयर डिलीवरीड ए थिंग टू अनदर बाई ए मिस्टेक और कोरियसिन। देखिए धारा 72 के अनुसार जब व्यक्ति को जिसे भूल या उत्पीड़न द्वारा कुछ धन या वस्तु दी गई हो, उस धन या वस्तु को वापस लौटाने का आवश्यक है। उदाहरणार्थ ए और वह संयुक्त रूप से सैके 100 रुपए के कर्जदार हैं। ए अकेला सै को कर्ज का भुगतान कर देता है और वह इस तथ्य की अज्ञानता के कारण सै को पुनः 100 रुपये का भुगतान कर देता है। सै 100 रुपये की धनराशि वह 100 को लौटाने के लिए उसी प्रकार बाध्य है मानो कि सै ने वह से 100 रुपये बतौर कर्ज उधार लिया हो, यद्यपि वास्तव में ऐसा केवल वह की भूल से ही हुआ है। तो इट मीन्स कि किसी से तुमने पैसे लिए और पैसे ले लिए, तुमने लेकर के तुम्हें याद आया उसे पैसे देने, तुमने दे दिए, फिर उसको तुम भूल गए। उसके बाद में अरे यार उसके पैसे मैंने दिए ही नहीं, फिर तुमने दोबारा उसके उतने पैसे दे दिए। तो अब जिसको तुमने दिए हैं वो उसको ईमानदारी दिखानी चाहिए और तुम्हारे पैसे वापस कर देने चाहिए। ठीक है, ये था 5वां पॉइंट। आगे है निष्कर्ष। देखिए संक्षेप में उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धारा 68 से 72 तक की धाराओं में जो दायित्व और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं यूं संविदा न होकर के संविदा कल्प है। इन मामलों में यद्यपि संविदा का कोई भी तत्व विद्यमान नहीं होता, फिर भी कानूनी साम्य इक्विटी के आधार पर ऐसे अभिव्यक्ति पर जिसने उक्त धाराओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है कुछ कर्तव्य आरोपित करना या न्यायोचित समझना है, जिसका पालन संविदा के समान ही किया जाता है। अन्यथा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य या खर्चे से लाभ प्राप्त करके अन्यायपूर्वक मालदार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो 68 से 72 हैं संविदा कल्प, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही नैतिकता को सिखाती है, वरना संविदा में तो सब लोग अब तक तहस नहस हो जाते। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो नंबर 4। अब हमारे 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी आपको डाउट हो तो हम उसको क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।